हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की हमारी क्लास करंट अफेयर की दूसरी क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसको हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो हमारा टारगेट है वो 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन है, अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन है, या फिर अगर आप दूसरे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए मैं वो सारे टॉपिक कराऊंगा जो पिछले एक साल में हुए हैं, जो मेंस के नज़रिए से खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटी में तो खैर वहाँ से निकल के आएंगे ही। आपको पता है कि अगर आपने मेंस के लिए तैयारी की है करंट अफेयर्स की, तो पीटी जो है आपका आसानी से हो जाता है। और जिस तरीके से बीपीएससी का पैटर्न अभी खासकर बदला है, जिस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा जो अपना मेंस का जो करंट अफेयर है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वन लाइनर करंट अफेयर तो आपको बाद में मिल जाएंगे और वो इतने अभी आ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम जो करंट अफेयर्स करेंगे वो थोड़ा हटके रहेगा, जो बाकी कराते हैं थोड़ा डिटेल में रहेगा, और मेजर टॉपिक्स जो हाल फिलहाल में हुए हैं उनको हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। डीपीडीपी एक्ट 2023। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारे पास बिल है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के पीछे लगा है डिजिटल। देखिए, पर्सनल डेटा जो होता है किसी इंडिविजुअल का, वो तो उसके जेब में भी होता है, यानी कि आपका आधार कार्ड आपकी जेब में है, लेकिन वो जो यहाँ पे ये बिल निकल के आया है वो उस डेटा की बात नहीं करता है। ये बात करता है वैसा डेटा जिसका प्रोसेसिंग स्टोरेज हुआ है कहीं पे जिस डिजिटल फॉर्म में, और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। यहाँ पे पर्सनल डेटा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी कि वो डेटा जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं पे स्टोर करके रखते हो, जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे अगर आपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स दिए हैं, अपने अकाउंट के डिटेल्स दिए हैं, तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका रेजिडेंट, ये सब तो उनके पास स्टोर हो जाएगा। अगर किसी दूसरे एंटिटी को उसमें से कुछ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो आपसे दोबारा तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो स्टोरेज फैसिलिटी पहले से अवेलेबल करा दी गई है एक पर्टिकुलर एंटिटी के द्वारा पहले। ठीक है, तो दूसरा एंटिटी क्या करेगा, या तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठा लेगा, या तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये क्या होता है, ऑटोमेटेड होता है। तो इसको क्या कहते हैं, होली या पार्शली ऑटोमेटेड ऑपरेशन। ये पर्सनल डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो इंडिविजुअल का जो डेटा है वो क्या होता है, वो ऑटोमेटेड होना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे स्लाइड्स में। प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग का मतलब आप डेटा को कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो और शेयर करते हो, तो ये कहलाई जाएगी प्रोसेसिंग। अब डेटा जो है वो कौन स्टोर करता है, किसके द्वारा स्टोर होता है और किस पर्पस से स्टोर होता है, ये समझते हैं। देखिए, कोई भी एक इंडिविजुअल है, यहाँ पे उसी का डेटा इस्तेमाल किया जाता है। कौन करता है, बिजनेस एंटिटीज़ करती है या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़ करती है। बिजनेस एंटिटीज़ कौन करेगी, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया था, वो डेटा को इस्तेमाल क्या करती है, गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए अमेज़ॉन। आप अमेज़ॉन से कोई शूज़ खरीदते हैं, वहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल प्यूमा का शूज़ आपको पसंद है, तो आप देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको हर जगह, अगर आप गूगल में कहीं पे भी कुछ इंटरनेट के थ्रू सर्फिंग कर रहे हैं, तो आपको प्यूमा के शूज़ या अलग अलग कंपनीज़ के शूज़ क्या होते हैं, एडवर्टाइज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से कस्टमाइज़ कर दिया जाता है आपकी प्रेफरेंस को, और उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप वहाँ से फर्दर आप शॉपिंग करते हैं, परचेस करते हैं। तो बिज़नेस एंटिटीज़ जो है इस तरीके से वो आपका डेटा का इस्तेमाल करती है और गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। वही गवर्नमेंट एंटिटीज़ किस तरीके से आपका डेटा का इस्तेमाल करेगी, जैसे कोई बेनिफिट्स अगर उनको शेयर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब्सिडी देनी हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके आधार कार्ड से अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक है, जिसको हम एनपीसीआई कहते हैं, तो उसकी मदद से वो आपको वहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, है ना। अगर सरकार के किसी भी प्रकार की योजना का अगर आप लाभ उठा रहे हैं, तो वो जो जितने बेनिफिट्स है सरकार अब तो ऑनलाइन दे रही है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवरी के लिए डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। कौन करते हैं, बिजनेस या गवर्नमेंट एंटिटीज़ करते हैं। अब समझिए कि ये डेटा जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। ऑयल, आपको मालूम है ना कि ऑयल जो था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसने मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी बदल दी। आज मिडिल ईस्ट देखिए कहाँ पे है, पहले कहाँ पे था। अगर आप 30-40 साल पहले देखेंगे, दुबई या फिर सऊदी अरेबिया, इनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल ही ख़राब थी, लेकिन ऑयल की डिस्कवरी के बाद आज देखिए ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो डेटा जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कहा जाता है कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, एडवर्टाइजिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है ना। एडवर्टाइजिंग जैसे अगर आपको पर्टिकुलर चीज़ पसंद आ रही है तो उसकी रिकमेंडेशन आपको आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वही एडवर्टाइजिंग के बाद आपको रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद कस्टमाइजेशन, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे यूपीएससी पे अगर आप देख रहे हो, तो आपको यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन, यानी कि आपकी जो चॉइस है, प्रेफरेंस है, उसको कस्टमाइज़ कर दिया गया है। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है,
ये एक नई चीज़ है जो हमारी एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जैसे सीबीआई, पुलिस, तो वो भी डिजिटल डेटा का इस्तेमाल करेंगी, जैसे पैटर्न पहचानने में या फिर वॉइस सैंपल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आइरिस स्कैन। तो इससे करके क्या करेंगे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे। सीआरपीसी को जब रिप्लेस करके बीएनएसएस एक्ट आया है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल आप स्किप करिए, इतना समझिए कि जो प्रेफरेंसेस है डेटा का इस्तेमाल करने के लिए वो क्यों किया जाता है, इन सब रीज़नों से। लेकिन वहीं अगर हम डिजिटल डेटा जो हमारा स्टोर किया गया है, अगर उसके ऊपर रेगुलेशन ना हो ठीक तरीके से, तो बहुत सारे नुकसान भी हमें झेलने पड़ सकते हैं। पहला क्या है कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर हमारा जो डेटा है अगर वो फ्रॉड के पास चले जाए, स्कैमर्स के पास चले जाए, तो उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। जैसे आपको फ़ोन आता है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप 20 लाख रुपए जीत गए, फलाने को मैनेजर है हमारा यहाँ पे, उसको कॉल करिए। अभी एक टेलीग्राम पे नया चल रहा है कि वो लोग टास्क के ऊपर आपको पैसा दे देंगे, आप एक टास्क करिए, रिव्यू करिए, आपको 250-300 रुपये दे देंगे, फिर आपका ट्रस्ट बन जाता है, फिर वो 10 टास्क करवाएंगे, फिर वो पैसे मांगते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि अब आपको भी जान के हैरानी होगी कि जब वो आपको मैसेज करते हैं ना फर्स्ट टाइम, दे न्यू योर नेम, तो कहीं ना कहीं से डेटा लीक हुआ है उनके पास। तो फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे होता है, बहुत सारे लोग फंसते हैं। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि इस तरीके का जो स्कैम चल रहा है उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं इसके विक्टिम बनते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है लॉस ऑफ रेपुटेशन। अभी आपने डीप फेक के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये टर्म आता है डीप फेक। डीप फेक में किसी का चेहरा बदल दिया जाता है, वो क्या बोलता है उसका कंटेंट बदल दिया जाता है, और उसकी एक्टिविटी तक इनफैक्ट बदल दी जाती है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो ओरिजिनल कौन था और जो ये फैब्रिकेटेड है, इसमें क्या फ़र्क है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल के रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि एक एक्ट्रेस का डीप फेक कुछ महीने पहले रिलीज़ हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते होंगे अगर आपने देखा होगा। तो खासकर वैसे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको टारगेट किया जाता है अपोजिशन के द्वारा, तो लॉस ऑफ रेपुटेशन होता है। अब आ जाता है प्रोफाइलिंग। अब इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है डेटा को कलेक्ट करके उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए, खासकर गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा, तो वो आपकी प्रोफाइलिंग करनी शुरू कर देगी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी प्राइवेसी है वो इन्फ्रिंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल राइट भी तो है, राइट टू प्राइवेसी, तो वो कहीं ना कहीं इसको वायलेट करता है। तो 3 चीज़ें आपने देख ली, हम देखेंगे ये सारे प्रोविजंस क्या हैं आगे चल के। जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। पहली चीज़ है कि आपको फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस हैं, रेपुटेशन का लॉस होता है, और प्रोफाइलिंग जो है, अगर प्रोफाइलिंग की जाती है किसी इंडिविजुअल की, तो उसका 360 डिग्री सर्विलियंस भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। देखिए, हमारे भारत के पास ना अभी कोई लॉ नहीं है डेटा प्रोटेक्शन के लिए। फिलहाल हम किस एक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 में जो बना था उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा। पहली चीज़ कि ये अगर जो डेटा है आपका वो भारत में ही जो है प्रोसेस हुआ है और ऑनलाइन उसको कलेक्ट किया गया है, तो ये एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज़, अगर ऑफलाइन अगर ये डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया है, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज किया गया है, तब ये एक्ट जो है वो लागू होता है। अगर आपने ऑफलाइन कलेक्ट किया है, मैंने आपको बताया आपका आधार कार्ड जेब में पड़ा है, तो ये एक्ट वहाँ उसके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर डिजिटल फॉर्म में इसको चेंज करके स्टोर किया गया है तो ये एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी डेटा भारत के बाहर उसकी प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज होता है, लेकिन अगर वो अपनी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज अगर वो इंडियन इंडिविजुअल को दे रहे हैं, तब ये एक्ट वहाँ पे भी लागू हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि डेटा प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, जिसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, आईटी एक्ट 2000। लेकिन उस समय 2000 में इतना ज़्यादा इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो जो इश्यूज़ आज हमें फेस करने को मिल रहे हैं वो उस समय नहीं था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 2017 में केस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, तो ये किसी भी कीमत पे वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए 2018 में जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी बनाई गई। जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसको कहा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, तो PDP 2018। गवर्नमेंट ने इसको फिर रिवाइज़ किया और उसके बाद क्या किया, PDP बिल 2019 जो है वो जॉइंट कमेटी को दे दी, जो आपको पता है पार्लियामेंट की जो जॉइंट कमेटी होती है उनको दे दी। तो 2022 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो जो अपना PDP बिल था उसको विड्रू कर लिया। ये बोला कि बहुत जॉइंट कमेटी ने बहुत सारे इसमें चेंजेस कर दिए, तो हमको ये पसंद नहीं है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने दोबारा से एक ड्राफ्ट तैयार किया, DPDP बिल 2022।
DPDP बिल मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये बिल आया 2022 में और प्रेसिडेंट ने यहाँ पे क्या किया, अपना एसेंट दे दिया, तो ये एक्ट बन गया DPDP एक्ट 2023। ओके, ये आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए कंसेंट के बारे में। दोस्तों, अगर किसी लेजिटिमेट यूज़ के लिए अगर उस डेटा का इस्तेमाल किया जाना है, जैसे कि POB यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोविज़न ऑफ बेनिफिट्स, जैसे गवर्नमेंट आपको किसी तरीके का कोई सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है तो वो लेजिटिमेट यूज़ है, उसके लिए कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मेडिसिन वगैरह इमरजेंसी में कोई गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्स करती है उस सिचुएशन में, तो वहाँ पे कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कानूनी प्रक्रिया के लिए किसी का डेटा अगर इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे कंसेंट लेना ज़रूरी है। ठीक है, नोटिस, डिटेल्स वगैरह, तो इन सब चीज़ों के लिए इंडिविजुअल का कंसेंट लेना ज़रूरी है। और अगर वही इंडिविजुअल अगर 18 साल से कम का है तो उसका कंसेंट कौन देंगे, पेरेंट या फिर उसके लीगल गार्डियन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ समझिए, एक है डेटा प्रिंसिपल, दूसरा है डेटा फिड्यूशियरी। डेटा प्रिंसिपल वो होता है जिसका डेटा प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि आप, मैं या कोई और इंडिविजुअल। ठीक है, डेटा फिड्यूशियरी वो होती है यानी कि वो एंटिटी जो उस डेटा को प्रोसेस करती है, यानी कि उसको स्टोर करती है, उसको शेयर करती है, उसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जो डेटा प्रिंसिपल है, डेटा फिड्यूशियरी है, इन दोनों के क्या आपके कर्तव्य हैं, ये सब क्या आपकी ड्यूटी है, क्या आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, ये सब डिफाइन किए गए हैं। पहला हम देख लेते हैं डेटा प्रिंसिपल जो है उसका अधिकार क्या है, यानी कि आपका एज एन इंडिविजुअल आपका अधिकार क्या है। पहला अधिकार आपके पास ये है कि जिस डेटा का इस्तेमाल किसी एंटिटी के द्वारा किया जा रहा है, आपको अधिकार है उसके बारे में जानने का। ओके, उसके बाद जो आपका पर्सनल डेटा है, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है या उसमें कुछ ऐसा डेटा है जो उसको मिटाने की ज़रूरत है, तो वो भी आपके पास अधिकार है। अगर इन केस आपकी मृत्यु हो जाती है फ्यूचर में या फिर आप इनकेपेबल हो जाते हैं, तो उसमें आप दूसरे इंसान को नॉमिनी भी बना सकते हैं, ये भी आपके पास अधिकार है। और लास्ट आता है ग्रीवियंस रीएड्रेसल। अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत है तो आप उस एंटिटी से शिकायत भी दरखास्त में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी राइट एंड ड्यूटीज़ आ गई। उसके बाद डेटा फिड्यूशियरी है। डेटा फिड्यूशियरी की क्या ऑब्लिगेशन होती है? डेटा फिड्यूशियरी क्या करेगी कि जो डेटा का इस्तेमाल करेगी वो इंश्योर करेगी कि वो डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है, कंप्लीट है। ठीक है, ये उनकी ड्यूटी होगी। और उसके बाद जो डेटा का इस्तेमाल वो कर रही है उनको सेफगार्ड्स भी अच्छे तरीके से रखने होंगे ताकि वो डेटा ब्रीच ना हो, वो डेटा लीक ना हो, जिसकी वजह से आपको पता है कि स्कैम्स और फ्रॉड्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की जाएगी। इन केस कि अगर डेटा ब्रीच होता है तो इस जो डेटा फिड्यूशियरी है यानी कि जो एंटिटी है वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इन्फॉर्म करेगी उसके बारे में। ठीक है, नहीं करने पे इनको पेनल्टी भी देने का ऐसा प्रोविज़न है इस एक्ट में। उसके बाद अगर उस डेटा का इस्तेमाल आपने कर लिया है जिसके पर्पज़ से उस डेटा को लिया था, तो आपको उस डेटा को इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी भी पर्पज़ के लिए अगर कोई एंटिटी किसी का डेटा इस्तेमाल कर रही है, वो पर्पज़ जैसे ही मीट हो जाता है उसके बाद आपको उस डेटा को मिटाना पड़ेगा। इसको हम स्टोरेज लिमिटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रिंसिपल है इस एक्ट का, सारे प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। तो यहाँ पे इनको एक ऑब्लिगेशन भी है डेटा फिड्यूशियरी को। ठीक है, ये नहीं आप बोल सकते कि नहीं लीगल पर्पज़ के लिए मैं रखूँगा क्योंकि कल को अगर आपने कुछ केस वेस कर दिया ऐसा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। नहीं, इस एक्सक्यूज़ के साथ आप डेटा किसी का नहीं रख सकते, बिकॉज इतने ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाएगा कि उस पर लीक होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, लेकिन वहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा ना एक्सेप्शन है कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है वहाँ पे स्टोरेज लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और साथ में जो डेटा प्रिंसिपल है यानी कि जो आप या मैं, ठीक है, उनके पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो उनको जाके बोल दे कि नहीं मेरा डेटा जो है अब डिलीट कर दो, अब तो काम हो गया। ठीक है, तो ये अधिकार आपको नहीं होगा गवर्नमेंट एंटिटीज़ खासकर है तो, क्योंकि वो क्या कह रही है, याद करिए मैंने पिछले स्लाइड में आपको क्या बोला था कि वो आपके डेटा का इस्तेमाल सिर्फ लेजिटिमेट यूज़ के लिए ही करेगी। ओके, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन ये कुछ कंसर्न्स हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि क्या जो हमारा पर्सनल डेटा है वो बाहर अलाउ है, उसको भेज सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, भेज सकते हैं। ये भी एक कंसर्न है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पशंस हैं। एग्जाम्पशंस मतलब कि आपका जो डेटा है वो इस्तेमाल किया जा सकता है बिना आपके कंसेंट से। पहला एग्जाम्पशन है किसी ऑफेंस या क्राइम की इन्वेस्टिगेशन या उसकी रोकथाम के लिए आपके डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा बिना आपके कंसेंट से, तो उसका जवाब है हाँ। उसके बाद जो लीगल राइट्स या क्लेम्स जैसे करते हैं तो ये भी हम देखेंगे, ये सारे का सारा हम जब मैं आपको BNSS पढ़ाऊँगा तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो लीगल राइट्स वगैरह के लिए कुछ एग्जाम्पशंस है, आपके कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ये भी बात कह सकती है
कि जो हमारे जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी के लिए या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हमको कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रिसर्च या स्टोरेज के लिए या स्टैटिस्टिकल पर्पज़ के लिए भी उस डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन दोनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगी। अब देख लेते हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये काम क्या करेगा, ये जो डेटा फिड्यूशरी है उसको डायरेक्ट करेगा। डायरेक्ट मतलब कि अगर डेटा ब्रीच वगैरह हुआ है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है और कितना फ़ाइन पड़ेगा, ये सब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें उनको बताएगा। ठीक है, कंप्लायंस मतलब जो हमारे नियम और शर्तें हैं उनको आप मानिए। पेनल्टीज़ भी है यहाँ पे। पेनल्टीज़ क्या चीज़ है कि अगर देखिए चाइल्ड रिलेटेड अगर कुछ ब्रीच होता है तो 250 करोड़ रुपए रखा गया है, और अगर जनरल ब्रीच होता है तो 200 करोड़ की फ़ाइन यहाँ पे ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया लगाएगा। ओके, ग्रीवियंस वो आप जैसे मैं इंडिविजुअल डेटा प्रिंसिपल जो है अगर उसको कोई तकलीफ़ है तो वो जाके डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया में जाके शिकायत कर सकता है। इसके जो बोर्ड मेंबर होंगे वो 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे और रीअपॉइंटमेंट इनका होगा। तो हाँ दोस्तों, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, यहाँ पे ये पूछे जाते हैं कि बोर्ड मेंबर्स कितने होंगे, क्या रीअपॉइंट होंगे कि नहीं। तो यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन निकल के आते हैं, लेकिन बीपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तो ठीक है, सारा का सारा आप पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई शिकायत है तो आप सबसे पहले उस एंटिटी के पास जाएंगे। वो एंटिटी अगर उस शिकायत को एड्रेस नहीं करती है तो आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। अगर यहाँ से भी अगर आपकी शिकायत नहीं सुनी गई तो आप फर्दर अपील कर सकते हैं टीडी सैट में। टीडी सैट क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्दर अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पेनल्टीज, जैसे मैंने आपको बताया कि 200 करोड़ और 250 करोड़ पेनल्टी रखी गई है एंटिटी के ऊपर डेटा ब्रीच के मामले में। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीडीपी एक्ट, 7 सिद्धांत ऐसे कौन से हैं इस एक्ट के, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला चीज़ है कंसेंटेंट लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा। जो आपका पर्सनल डेटा है वो तो कंसेंट से लिया हुआ होना चाहिए, कानूनी रूप से और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका इस्तेमाल करना होना चाहिए। ठीक है। पर्पस लिमिटेशन, पर्पस लिमिटेशन क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए, यानी कि जो पर्पस स्पेसिफाई किया गया है आपका डेटा का इस्तेमाल उसी के लिए किया जाना चाहिए और किसी पर्पस के लिए नहीं किया जाना चाहिए। डेटा मिनिमाइजेशन क्या होता है, उतनी ही डेटा को आप स्टोर करोगे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, आप बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन जो है डेटा प्रिंसिपल से नहीं लोगे। डेटा एक्यूरेसी, यानी कि आप इंश्योर करोगे कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि एज अ डेटा प्रिंसिपल अगर आप अपना डेटा जो है वो गलत देते हैं तो वहाँ पे भी आपको फ़ाइन का भी प्रावधान है, 10,000 रुपये तक का आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। स्टोरेज लिमिटेशन, जैसे हमने देखा था कि जो स्पेसिफाइड पर्पस है उसके लिए हम स्टोर करके रखेंगे, जब वो पर्पस हो जाएगा तो हम वहाँ से उस डेटा को हटा देंगे। ठीक है। रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड ऑफ कोर्स, ताकि डेटा ब्रीच ना हो, यह आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे देखिए आपने वो देखा था कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, यानी कि उसमें अकाउंटेबिलिटी है। अगर कुछ गलत होता है तो आप वहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हैं, नहीं तो फर्दर अपील के लिए आप टीडी सेट भी जा सकते हैं। तो ये 7 सिद्धांत हैं जो आपको एग्जाम में सीधे के सीधे चेप देना है, और जो मैंने आपको बताया अपनी भाषा में आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है इसके साथ इश्यूज़ क्या हैं। आपको अब इतना तो पता चल गया होगा कि क्या क्या इश्यूज़, अभी हमने थोड़ा बहुत उसको देख लिया था, लेकिन अब इसको खैर लिख के देख लेते हैं। अंडरमाइनिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन, देखिए आरटीआई एक्ट में एक सेक्शन 8(1)J है, वहाँ पे कुछ क्लॉज होता था, उसको ओमिट करके ये लिख दिया गया इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर वो पर्सनल है, उसका पब्लिक से कुछ लेना देना हो या नहीं हो, आप जो है उनके बारे में नहीं जान सकते, चाहे उनका एसेट है चाहे कुछ भी हो, पब्लिक ऑफिशियल्स, तो वो डिस्क्लोज करना आपका अधिकार अब नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये आरटीआई जो एक्ट है उसको अंडरमाइन करता है। दूसरी चीज़ है कि एग्जेम्पशंस टू स्टेट, जो हमने स्टेट्स को एग्जेम्पशंस दिए हैं, आपने देखा होगा स्टेट्स को क्या क्या एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, तो उससे क्या होगा कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो तो वायलेट होगा, उससे जो आपका डेटा जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है आपको नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि आपकी 360 डिग्री प्रोफाइलिंग भी की जा रही हो। ये कहा जाता है ना कि दोस्त कि जब भी आप फ़ोन पे अगर बात कर रहे हो तो जो अपना नेट है वो बंद करके रखिए, क्योंकि जो आप बोल रहे हो, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का नाम ले रहे हो, मैंने आपको प्यूमा का एग्जांपल दिया था, अगर आप अपने दोस्त से बात करते हो कि हाँ मुझे प्यूमा के शूज़ जो हैं बहुत पसंद है, तो आप देखिएगा कि आपके सर्च इंजन में भी बहुत सारे प्यूमा के एडवर्टीज़मेंट आने लगेंगे। तो ये है कि कहीं ना कहीं डेटा जो है वो ब्रीच हो रहा है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी जा रही है। अब ये तो कंपनी कर रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी अगर इस तरीके से आपके डेटा का इस्तेमाल करे तो
ये राइट टू प्राइवेसी तो छोड़ दीजिए, अब तो ऐसा लगेगा कि आपके सर के ऊपर कोई ना कोई बैठा है जो आपकी हर चीज़ सुन रहा है, आपकी हर गतिविधि को देख रहा है। और दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट अगर बेनिफिट्स या सब्सिडीज़ के नाम पे आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो आपको जो है कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी एक कंसर्न है क्योंकि आपको उस डेटा को हो सकता है किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो हार्म्स हमने देखे थे पर्सनल डेटा के, हार्म्स क्या थे, आपको पता है कि जो फाइनेंशियल लॉस होता है, रेपुटेशन का लॉस होता है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए क्या प्रावधान है, कानून में क्या इसके लिए नियम है। तो हार्म्स है उसके लिए कुछ रेगुलेशन अभी निकल के नहीं आया है। उसके बाद डेटा पोर्टेबिलिटी, राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो नहीं प्रोवाइड किया गया है। डेटा पोर्टेबिलिटी क्या होता है, सिम पोर्टेबिलिटी से समझिए कि आप क्या करते हैं, जो अपना नंबर है सेम रखते हैं, कंपनी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आप जो है अपना डेटा जो है, अपने डेटा को अपने हिसाब से क्या सर्विसेज का इस्तेमाल करना है वो आप डिसाइड करेंगे। तो ऐसा कुछ प्रोविज़न इस एक्ट में नहीं है। दूसरी चीज़ है राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है, आपके पास अधिकार है, यानी कि आपके पास अधिकार है, जो आपका डेटा है अगर आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाए, वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल ना हो, तो उसको हम कहते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। बट ऐसा कुछ प्रोविजन इसमें नहीं है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, जो ग्रीवियंस रीएड्रेसल का जो मैकेनिज्म है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी तो आप उस कंपनी में जाएंगे, वहाँ से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आप कहाँ जाएंगे, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। वहाँ से संतुष्टि नहीं मिली तो आप जो TDSAT पे जाएंगे, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो यहाँ से घूम घूम के आपको 3-4 जगह जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल इफेक्ट। दोस्तों ये मैंने पूरा पॉइंट नहीं लिखा है, एक्चुअली में ये जो प्रोविज़न है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड है। अगर चिल्ड्रन के वेलबींग पे कुछ असर पड़ता है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है। वर्ड कुछ ऐसा है, प्रोसेसिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज एनी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन वेलबींग ऑफ चाइल्ड। तो ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट क्या चीज़ है, इसका जो है क्लियर डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो भारत से बाहर अगर डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो आप इमेजिन करिए कि वैसे देश में जहाँ पे उनका डेटा प्रोटेक्शन कोई एक्ट नहीं है, तो वहाँ पे डेटा का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, वहाँ पे भी कुछ सेफगार्ड्स नहीं हैं। ये आपको समझ में आ गया कि ये सारे इश्यूज़ थे। अब देख लेते हैं वे फॉरवर्ड, मतलब हमको क्या तकलीफ़ है हम वो बता देंगे, लेकिन इस तकलीफ़ का निवारण कैसे किया जाए वो भी हमको बताना आना चाहिए। आपको पता नहीं कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमको पूरा का पूरा लिखना होता है, ये नहीं कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करके बढ़ जाएं। अब हमने क्रिटिसिज्म लिखा है तो उसके बाद हमारे क्या सजेशन होने चाहिए, यानी कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे लिखना आना चाहिए। तो पहली चीज़ वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे कि भारत को वैसे डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को बनाना चाहिए जो फॉरवर्ड लुकिंग हो, बैकवर्ड लुकिंग ना हो। बैकवर्ड लुकिंग जैसे आपने देखा कि स्टेट जो है कई जगह से कंसेंट जो है वो इंडिविजुअल से नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, जो यूरोपियन यूनियन का एक उनका जो अलग आता है एक रेगुलेशन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको GDPR कहते हैं, तो वो इससे कहीं ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग नज़र आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी को सेफगार्ड करता हो, इनोवेशन को प्रमोट करता हो, साथ साथ में वो रिस्पॉन्सिबल डेटा प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करता हो। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोसेसिंग, लेजिटिमेट यूजेज और जैसे हमने देखा डेट्रीमेंटल इफेक्ट, इन सब की क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। जो ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स कहीं पे फॉलो किए जा रहे हैं तो आप उनको कंसिडर करिए, वहाँ के कुछ प्रोविजंस है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन का है तो वहाँ से भी आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। अब कंसेंट जो है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। आप कंसेंट कैसे लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्त आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो आप जब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या आप पढ़ते हो नहीं, सीधे आप टिक मार के चले जाते हो। उसमें क्या लिखा होता है आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, 3 से 4 पेज में होता है, कौन पढ़ने जाए, छोड़ो उसको। लेकिन ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए कि जब आप कंसेंट ले रहे हो तो यूज़र को इन्फॉर्म करो पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो इसको हम कहते हैं यूज़र फ्रेंडली मेथड फॉर ऑब्टेनिंग एंड मैनेजिंग कंसेंट, ठीक है। उसके बाद हमको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बैलेंस किस में, जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उसको सेफगार्ड करना है, उसके बाद कुछ एग्जेम्पशंस भी ज़रूरी हैं स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। स्पेसिफिक सिचुएशन कैसे, जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या पब्लिक वेलफेयर के लिए, वहाँ पे हमको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ पे कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन जहाँ जहाँ कंसेंट लेने की ज़रूरत है वहाँ पे हम करेंगे, जैसे इंडिविजुअल के राइट्स सेफगार्ड हो। यहाँ पे हमको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। लास्ट में ये आ जाता है कि अगर हमको किसी चीज़ से तकलीफ़ है तो हमको फिर शिकायत दर्ज कराने का इसमें प्रावधान तो है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फिर उसके बाद कॉम्पनसेशन में आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन में इस एक्ट में कहीं भी बात नहीं की गई है। फ़ाइन की बात की गई है कि उस एंटिटी पे फ़ाइन लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल की अगर डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो कॉम्पनसेशन की इसमें बात नहीं की गई है। उसके बाद जो डेटा हमारा, लास्ट पॉइंट ये है कि जो डेटा हमारा भारत के बाहर जा रहा है उसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, यानी खासकर वैसे कंट्री में जहाँ पे डेटा रेगुलेशन एक्ट नहीं है, वहाँ पे डेटा का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा इसका भी कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ये भी देखने वाली बात है।
दोस्त आज की हमारी क्लास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अलग अलग वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।